Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. साल 2020 का आखिरी हफ्ता है और अभी अभी क्रिसमस की जो यहाँ पर एक तरह से कोविड के स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में जो सेलिब्रेशंस हुई हैं वो जितनी हो सकती थी वो हुई हैं, लेकिन साउथ एशिया कम्युनिटी शॉक में है करीमा बलोच की सस्पिशियस डेथ के कॉन्टेक्स्ट में और जानना चाह रही है टोरंटो पुलिस से कि क्या टोरंटो पुलिस इंटरेस्टेड है ये जानने में कि करीमा बलोच को जिस तरह की डेथ थ्रेट्स थी जब तक से वो कनाडा में है, क्या उस जिसको वो कह रहे हैं कि ये एक हादसाती मौत हो सकती है या एक कोट अनकोट वो ये कह नहीं रहे लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। करीमा बलोच के फ्रेंड्स, फैमिली और जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं वो ये समझते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं कि वो कभी ख़ुदकुशी का सोच सकती हो या वो हादसाती तौर पर यूं झील के आइलैंड के किनारे पे जाके छलांग लगा सकती हो। इसीलिए करीमा बलोच के हस्बैंड, उनके दोस्तों, उनकी बलोच डायस्पोरा ने और सब ने मिलकर बॉक्सिंग डे पे यानी क्रिसमस से अगले रोज़ एक यहाँ पर भी किया, एक विजिल का एहतमाम किया और पाकिस्तान से भी दुनिया भर से टोरंटो पुलिस को ये कहा जा रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन करें। डू मोर का सिलसिला चल रहा है। क्रिसमस से एक रोज़ पहले फ्रेंड्स ऑफ करीमा बलोच ने टोरंटो पुलिस के हेडक्वार्टर के बाहर एक प्रोटेस्ट भी किया। ये तो है यहाँ की एक्टिविटीज़ और मैरी क्रिसमस के हवाले से, और ये जो एक नैरेटिव है वहाँ पर भारत में एक आईपीएस ऑफिसर का ये कहना कि हिंदुज़म को चैलेंज है, उसकी सिविलाइजेशन को चैलेंज है, वो अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट उनका कहना है, मगर वो बातचीत, वो डिस्कोर्स कैसे आगे जा रहा है, ये हैं आज की गुफ्तगू के अहम मुद्दे। मैं थोड़ा सा टच करूँगा फार्मर्स प्रोटेस्ट पर भी, जिसको 1 महीना से ज़्यादा हो गया, उसकी क्या सूरत हाल है। और सुपर चैट में आप साल 2020 के आखिरी हफ्ते में जो हमारे 2 सुपर चैट होंगे, एक मैं आज आपके साथ कर रहा हूँ और एक वेडनेसडे को डॉक्टर शारदा जी के साथ होगा। फिर हम आपसे अगले साल में मिलेंगे, मगर अगले साल तक जाने से पहले एक बार फिर याद दिलाऊंगा कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन का सिलसिला हमने शुरू किया है कुछ महीनों से, उसको आगे बढ़ाएंगे। टैग टीवी info.info at tagtv.info/donate पे जाकर आप अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या किसी भी पेपॉल के अकाउंट से आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप करते भी हैं। हम आपके बहुत ही धन्यवाद हैं, बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आज का हमारा सुपर चैट का मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसी बातें हैं जो इनफैक्ट आने वाले साल में भी होती रहेंगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं। करीमा बलोच की ख़बर कनाडा से पूरी दुनिया में बिजली बनकर गिरी और दुनिया सोच नहीं सकती थी कि कनाडा में भी इस तरह का कोई इशू होगा, इस तरह का कोई मसला होगा। लेकिन बिलाखिर कनाडा भी अब डिसिडेंट्स के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, जो अपने हकूक़ की बात करते हैं, उनके लिए भी सेफ़ नहीं रहा। कहा जा रहा है कि करीमा बलोच की जो मौत है वो गालबन हादसाती मौत है और उसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, मगर टोरंटो पुलिस को, पॉलिटिशियंस को, अथॉरिटीज़ को सोचना है कि ये कहना भी कि कोई फाउल प्ले नहीं, अपनी जगह पर एक फाउल प्ले है। आपको उस बात को समझना होगा, इस बात को जानना होगा। मैं सबसे पहले
ये जो करीमा बलोच की डेथ की ये जो गूंज है वो पूरी दुनिया में जो जारी है। पाकिस्तान में अभी कल ही सरदार अख्तर मैंगल ने खुल के कहा कि हम नहीं मानते टोरंटो पुलिस की फाइंडिंग्स को कि ये एक हादसाती मौत हो सकती है। उन्होंने बहुत बड़े जलसे में ख़ताब किया जहाँ पर बिलावल भुट्टो भी थे, मरीम नवाज़ शरीफ भी थी। मैं उनकी गुफ्तगू की जो एक वीडियो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ और बातचीत को आगे लेकर चलते हैं। अख्तर जान मेंगल साहब, हमारी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक बच्ची, आपने सुना होगा कुछ दिनों मीडिया में काफ़ी, करीमा बलोच पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। यहाँ पर पहले तो उसके भाई को मारा गया, उसके चाचा को यहाँ पर शहीद किया गया। जब यहाँ उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर ज़्यादा हुई तो उसको थ्रेट किया गया और उस थ्रेट की वजह से वो मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जाके उसने पनाह ली। अभी पिछले हफ्ते जो है 2 दिन से वो मिसिंग थी और मिसिंग के होने के बाद कनाडा में जो है किसी झील में उसकी लाश बरामद हुई। हमें यहाँ पर भी चैन नसीब नहीं होता जब हम अपनी सरजमीन छोड़कर दरिया गैर में जाके जब पनाह लेते हैं तो वहाँ पर भी हमें बख्शा नहीं जाता। और अब ये बहाना किया जा रहा है और स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जी उसने खुदकुशी की है। एक वो बहादुर बेटी जिसने यहाँ पर उनका मुकाबला किया, मौत का मुकाबला किया, वो किस कब और कैसे जाके वहाँ पर खुदकुशी कर सकती है, इस पर एक सवालिया निशान है। और मुझे जनरल मुशर्रफ का वो बयान आज तक याद है कि हम इनको जहाँ पे भी चाहें, हमारी एजेंसियाँ इतनी ताकतवर हैं, हम जब भी चाहें उनको बैरून मुल्क भी मार सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जनरल मुशर्रफ का बयान और हमारे उस बच्ची की मौत को जो है एक ही नज़र से अगर देखा जाए तो यहाँ की जो हमारी खुफिया एजेंसी हैं जो इस तरह की कार्य करने में माहिर हैं, उसको जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और दूसरा जो बलूचिस्तान में मसला है, मैं बिलावल भुट्टो साहब और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब की तवज्जो जो है उसकी तरफ दिलाऊंगा। मैंने पहले भी कहा था जी, ग्वादर को जो है बाढ़ लगाई जा रही है। सरदार अख्तर मैंगल की आपने बात सुनी, उन्होंने बहुत ही वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि जो बहादुर बच्ची पाकिस्तान यानी बलूचिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के जुल्म व सितम का मुकाबला कर रही थी, उसके भाई को वहाँ पर शहीद किया गया, उसके चचा को शहीद किया गया, उसके दोस्तों को शहीद किया गया, वो कनाडा में आकर कैसे ये वारदात कर सकती थी अपने ही साथ। बहुत ये दुख की बात है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मैं उस पर अभी अपनी राय दूंगा। यही बात बॉक्सिंग डे पे यानी 2 रोज़ पहले हमल हैदर करीमा बलोच के हस्बैंड ने कही। उन्होंने कहा कि हम मुतमन नहीं हैं टोरंटो पुलिस की फाइंडिंग से, और एक विजल हमल हैदर और बलोच डायस्पोरा उनके दोस्तों ने यहाँ पर अरेंज किया और उस विजल में बहुत ही सर्दी का दिन था, को -12-15 था, और लेक पर उसी जगह पे जहाँ कुछ किलोमीटर के फासला पर लेक के अंदर से करीमा बलोच की लाश मिली थी, उसी जगह पे जाकर एक विजल का एहतमाम किया। बच्चों ने मोमबत्तियाँ उठाई हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कनाडा इज़ नॉट सेफ़। तो मैं चाहता हूं कि हमल हैदर ने टैग टीवी के साथ जो बात की और जो अपनी तकरीर भी की वो मैं आपके साथ पहले शेयर करूं इस वीडियो क्लिप में। I thank you all for coming here to remember Karima Baloch. She was a great leader, a courageous leader. Her entire life was dedicated to the Baloch cause, Baloch people's right, and she was always struggling for the Baloch people in Balochistan and here in Canada as well. And no matter she is not here today, but she is in our heart. She will be remembered forever. And allow me to say goodbye to Karima. Goodbye, Karima.
जी हम यहाँ करीमा की याद में आके इकट्ठे हुए हैं और वो में नहीं रहे हैं, हमें इस चीज़ का बहुत दुख है। लेकिन जिस तरह बलूच कौम ने और बलूच अवाम ने करीमा बलूच के लिए जो मुल्क भर एहतजाज किया और इंटरनेशनली जो एहतजाजात हो रहे हैं, उससे लगता है कि उसका कितना बड़ा मकाम है बलूचिस्तान के हुकूक़ के लिए। और बलूचिस्तान के लिए पूरी ज़िंदगी उसने जद्दोजहद की और बलूचिस्तान के हुकूक़ से कभी पीछे नहीं रहे। बाकी यहाँ पे जो उसके साथ हुआ, उस हवाले से हमने पुलिस से बात की है और जो रिपोर्ट पुलिस की आई है हम उससे मुतमईन नहीं है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो मज़ीद इसमें इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि चंद ही घंटों के अंदर किस तरह वो एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है बारहा पब्लिकली और बराह रास्त हमने उनसे रब्ता किया है और उम्मीद रखते हैं कि इस हवाले से एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा, जिससे न सिर्फ हम बल्कि पूरी बलूच कौम, पूरी इंसानियत दोस्त जो लोग हैं वो मुतमईन हों। बहुत शुक्रिया। आपने करीमा बलोच के हस्बैंड हमल हैदर की बात बहुत ही गौर से सुनी। उन्होंने कहा कि वो टोरंटो पुलिस से ये बार बार मुतालबा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए और इस चैप्टर को क्लोज़ ना किया जाए। और वो ये भी कहते हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि टोरंटो पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी तो जो कल्प्रेट्स हैं उन तक पहुंच पाएगी। बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। मैंने अपने तौर पर जो करीमा बलोच के करीबी हलके हैं उनसे ये जानने की कोशिश की कि ये वाक़या कैसे हुआ। तो मुझे जो बात समझ आती है वो ये कि 20 दिसंबर को यानी लास्ट संडे को वो अपने घर से डॉक्टर से मिलने को जाती हैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ, भाई के साथ, और मिलती हैं। और फिर उसके बाद उनकी एक रूटीन थी करीमा की कि वो निकल जाया करती थी अकेली और पार्क में या लाइब्रेरी में जाके बैठती थी। उन्होंने सोचा होगा कि अभी ये दिसंबर का आखिरी महीना, दिसंबर का आखिरी हफ़्ता एक तरह से है 20, अब दिसंबर को वो आखिरी दिन जो होते हैं 10-12 दिन, उसमें मुझे याद है कि लास्ट संडे को बहुत ठंड भी नहीं थी। और मुझे ये भी याद है कि मैं उनको 30 अगस्त को एक प्रोटेस्ट हो रहा था एनफोर्स डिसअपीयरेंस के हवाले से, जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन का दिन है। 30 अगस्त को मेरी उनसे आखिरी मुलाकात उस प्रोटेस्ट में हुई थी। मैंने उनसे पूछा, हालचाल पूछा और उनसे कहा कि कैसी चल रही है मूवमेंट, ख़ास तौर पर कोविड के ज़माने में। तो उन्होंने कहा कि यस, कोविड के ज़माने में चैलेंज तो है लेकिन हम अपनी बात कह रहे हैं, इसीलिए आज इकट्ठे हैं। यानी 30 अगस्त को बलोच, पश्तून, सिंधी डायस्पोरा के जो बहन भाई थे टोरंटो में इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वही उनका प्रोटेस्ट का मरकज़ था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। उनको यहाँ पर कनाडा में बैठे हुए वो सब याद दिला रहे थे कि आप जुल्म करना बंद करें पश्तूनों पर, बलोच पर और इसके साथ साथ सिंधियों पर, मुहाजिरों पर। तो उस हवाले से जब मैंने उनसे कहा कि फिर कोविड का ज़माना है तो क्या हो रहा है, उन्होंने कहा मैं आगे पढ़ भी रही हूँ। और फिर मुस्कुरा के करीमा बोली कि मैं बलोची लैंग्वेज में शायरी भी लिख रही हूँ। इसके साथ साथ वो हंसकर ये भी बोली कि मैंने उर्दू में भी 1-2 लाइनें लिखी हैं और मुझे कहने लगी कि आपका लिटरेचर से बहुत ही ज़्यादा तल्लुक़ है, बेसिकली आप लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, तो मैं चाहती हूँ किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपनी बलोची शायरी जो है उसका जो भी ट्रांसलेशन है हिंदी उर्दू में ज़रूर बताइए। तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को तमाम हरासमेंट, बुलीज़ के बावजूद ये फ़ील करती थी कि वो कनाडा में हैं और वो आज़ादी से घूम फिर सकती हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो कभी कभी
उस आइलैंड पे गाड़ी कोई नहीं जाती, आप सिर्फ फेरी से जा सकते हैं। जो रफली जहाँ पर ये विजिल हुआ है, जो आपने देखा, इस विजिल से कोई आलमोस्ट मैं कहूँगा कि 4-5 किलोमीटर का फासला होगा जहाँ पर वो आइलैंड है। मैं उस आइलैंड पे कुछ 2-3 साल पहले गया था। यहाँ पे अक्सर लोग वो फेरी लेके जाते हैं, पिकनिक के अंदाज में वहाँ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो उसको शायरी के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सुकून मिलता था, किसी पुरसकून जगह पे जाके। वो वाकई बड़ा खूबसूरत आइलैंड है। आप जाएं, कुछ बेंचेस लगे हुए हैं, घर हैं कुछ लोगों के वहाँ पर, तो वहाँ पर आप बैठें और बहुत ही आपको वो लिटरेचर का एक एनवायरनमेंट मिलता है। तो ये मेरा गैस है कि वो गई हैं, लेकिन वो जाती थी, कोई उनको वॉच कर रहा था, कोई उनको मुसलसल उनकी एक्टिविटीज़ देख रहा था। उनका ख्याल था कि इनको ये जगह पसंद है और वो उस आइलैंड में गई हैं और कोई था वहाँ पे। और कोविड के ये शदीद दिन हैं, क्रिसमस की छुट्टियों का ज़माना है और मौसम भी बदल रहा है। मैं यही गैस करता हूँ कि वहाँ पे कोई लोग भी नहीं होंगे, वो किसी पुरसकून गोशे में बैठे अपनी शायरी लिख रही होंगी। और कोई, जो मैं गैस कर रहा हूँ, कोई बहुत ही ज़ालिम कोई वहाँ पे शख्स आया और उसने उसको धक्का दिया और वो गिर गई। अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, पुलिस से भी हम राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि करीमा की जो बिलोंगिंग्स हैं, उनका पर्स या जो भी उनकी बुक या जो भी कुछ, वो कहाँ से मिला उनको। पुलिस कोई इंफॉर्मेशन अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रही। और ये काम इतनी सफाई से हुआ, जो मेरी गट्स फीलिंग है, जो दुख वाली बात है, एक लीडर को ना सिर्फ हमसे छीना गया बल्कि ये इम्प्रेशन भी दिया गया कि कनाडा अब सेफ कंट्री नहीं रहा। ये एक रियलिटी भी अब है। यहाँ पर जिस तरह की पॉलिटिकल अपीजमेंट हो रही है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ खुश करने को लगी हुई हैं एक ख़ास तरह के वोट बैंक्स को। उनका ये ख्याल है कि जो ख़ास तरह के वोट्स हैं, अगर उनको मिल गए, जो इधर उधर स्विंग वोट है उनके ख्याल में, तो वो जीत जाएंगे और वो जीत जाते हैं, उनका ये ख्याल है उनकी वजह से। हालांकि मैं यहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ, मुझे ये पता है, मैं दावे से कहता हूँ कि उन स्विंग वोटों से ही जीत और हार नहीं होती। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी पॉलिसियों की वजह से भी जीत और हार होती है। मगर वो इतने इनसिक्योर हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर, वो कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहते, वो इस मुल्क को सेफ ही नहीं बनाना चाहते। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के यहाँ पर गमाशते हों, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के जो यहाँ पर रोग एलिमेंट्स हैं, मैं ख़ुद उनकी धमकियाँ मुझे मिलती रहती हैं। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है कि वो ऐसा नहीं करते। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, उनको उनकी धमकियाँ मिलती रहती हैं। ये इतने बदमाश हैं और इनकी सिस्टम में पेनिट्रेशन भी हुई है। तो अब इस सारी सूरत हाल में एज़ कैनेडियन ये मेरी ड्यूटी है। मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं है, कोई और नेशनैलिटी नहीं है, मैंने पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी छोड़ दी हुई है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ कनाडा के साथ लॉयल हूँ। ये मेरा खूबसूरत मुल्क है और मुझे इसके लिए लड़ना है, इसको सेफ बनाना है। मैं ख़ुद एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मैं ख़ुद इलेक्शन लड़ चुका हूँ, उसका मकसद मेरा पॉलिटिकल एक्टिविज़म था। और जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं इंशाल्लाह अपने इस खूबसूरत कंट्री कनाडा को सेफ बनाने के लिए जो भी आवाज़ उठा सकूँगा वो उठाऊँगा। और ये काम हम सब कैनेडियंस को करना है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इतनी ही ज़्यादा हो चुकी हैं डरपोक और अपने ही कनाडा को सेव करने के लिए, सेफ रखने के लिए इनके एम्बिशन नहीं रहे, तो हमें इनको जगाना है। इनफ इज़ इनफ। बहरहाल करीमा बलोच के हवाले से ये एक दर्दनाक ट्रेजेडी है जो हमारे सामने आई, एक बहुत बड़ा सबक है हम सब कैनेडियंस के लिए। आई एम टॉकिंग एज कैनेडियन, जस्ट एज कैनेडियन। और हमारा अब ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इस कनाडा को सेफ कंट्री बनाएं सब के लिए जो यहाँ रहते हैं। और जो यहाँ पर ये बदमाश कुव्वतें हैं, ये इस तरह की हरकतें ना कर सकें, ना हरास करें, ना बुली करें। इनफ इज़ इनफ। बहरहाल क्रिसमस के इन्हीं दिनों में, हॉलीडेज़ के इसी माहौल में डिबेट भारत में एक और अहम चली।
मैं उस पर भी बात करूँगा, उस पर भी बात हमारे आने वाले साल में होती रहेगी। और हम 2-3 सालों से इस मौजू पे बात कर रहे हैं कि हिंदुज़म के हवाले से जो एक हर्ट फीलिंग है हिंदूज़, चाहे वो कनाडा में बसते हैं, चाहे वो भारत का 1 बिलियन हिंदू है, वो अब हर्ट फीलिंग्स जो है ना वो अब बढ़ती चली जा रही है। डिस्कोर्स मुश्किल होता जा रहा है और उसमें तुर्श ज़ुबान वो अब बढ़ती चली जा रही है। क्या इसका नतारा होगा, इसका क्या हल होगा, इसकी तरफ मैं आता हूँ। मगर इससे पहले मैं एक ट्वीट जो इस वक्त भारत में और दुनिया भर में फैली हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वहाँ पे आईपीएस के एक बहुत ही अहम ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर मिस्टर नागेश्वर राव जी का एक ट्वीट आया क्रिसमस के दिनों के मौका पर, जो सीबीआई भारत की जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, जिसके बहुत बड़ा वो इदारा है, उसके वो हेड भी रह चुके हैं। उनका एक ट्वीट आया कि माई क्रिसमस कन्वर्सेशन, एक थ्रेड था ट्वीट्स का, उसमें मैं पहली ट्वीट उन्होंने आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने एक व्हाट्सएप के मैसेज को एड्रेस किया। व्हाट्सएप का मैसेज मैं पहले पढ़ता हूँ जो उन्होंने नीचे लिखा हुआ है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड योर फैमिली, मे द कमिंग ईयर अशर इन हेल्थ एंड हैप्पीनेस टू एवरीवन, रिगार्ड्स। किसी ने उनको व्हाट्सएप किया होगा, उन्होंने उस व्हाट्सएप को स्क्रीनशॉट लेके फिर अपनी बात को आगे चलाया। उन्होंने कहा विद अ हिंदू प्रोफेसर फ्रॉम अ टॉप मोस्ट बिजनेस स्कूल ऑफ द कंट्री हु विश्ड मी मैरी क्रिसमस ऑन व्हाट्सएप। फिर उन्होंने वो पिक्चर दिखाई, आगे कन्वर्सेशन उन्होंने दी। उनका ये कहना था कि मैरी क्रिसमस जो है वो हिंदू जो कह रहे हैं एक दूसरे को, इसका कोई तुक नहीं है। एक मैं यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करता हूँ जो इस वक्त चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो हमारे हिंदू बहन भाई जो हर्ट फील करते हैं वो इसको यूँ आगे लेकर चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यू वॉन्ट सी टू मुस्लिम्स विशिंग ईच अदर हैप्पी दिवाली, यू वॉन्ट सी टू क्रिश्चियंस विशिंग ईच अदर हैप्पी जन्माष्टमी, but you will see two Hindus wishing each other Eid Mubarak and Merry Christmas, incredible India। ये एक डिस्कोर्स भी है, एक तंज भी है, एक ह्यूमर भी है, एक सटायर भी है और एक हर्ट फीलिंग भी है इसमें। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन है, भारत में कोई नई शुरू नहीं हुई, ये पहले से चल रही है। लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया के वाइब्रेंट ज़माने में जी रहे हैं, तो उस वाइब्रेंट ज़माने में हमें ये चीज़ें अब बहुत ही खुल के सामने आ रही हैं। क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि 2 हिंदू आपस में ईद मुबारक की बात भी कर लेंगे, आपस में मैरी क्रिसमस की बात भी कर लेंगे, लेकिन 2 मुस्लिम्स आपस में हैप्पी दिवाली की बात नहीं करेंगे, 2 क्रिश्चियंस आपस में हैप्पी जन्माष्टमी की बात नहीं करेंगे। तो इस पे अब वो सोशल मीडिया पे लैदे हो रही है। इंसाफ को, मिस्टर राव को, मेरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में किसी वक्त मैं उनको स्काइप पे लूँ, इनसे बातचीत करूँ। मैंने इनका ट्विटर अकाउंट जो देखा, अभी तो बहुत उस पर गर्मा गर्म बहस चल रही है। इनके अभी टाइम लाइन पे कुछ 2-3 दिनों से जो बातचीत चल रही है, वो बहुत सारी ट्वीट्स और रीट्वीट्स चल रही हैं। मिस्टर राव जो हैं वो बहुत सारी ऐसी ट्वीट्स और रीट्वीट्स आगे लेकर चल रहे हैं जिसमें यही डिस्कोर्स है कि भाई 2 हिंदू आपस में मैरी क्रिसमस तो कह लेते हैं, मगर 2 मुस्लिम आपस में हैप्पी जन्माष्टमी या हैप्पी दिवाली नहीं कहेंगे, 2 क्रिश्चियंस आपस में हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी दिवाली नहीं कहेंगे। ये माहौल है। यहाँ पर कनाडा में जब मैं 1998 में आया था, तो यहाँ पर तब से एक डिबेट चल रही है, जिस तरह भारत का मसला नहीं है। यहाँ पर ये डिबेट चल रही है कि भाई मैरी क्रिसमस नहीं कहना, हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहना, हैप्पी हॉलीडेज़ कहना है। और जब ख़ास तौर पर मेरे जैसे किसी ब्राउन पर्सन को और कलर्ड पर्सन को गोरे यहाँ के देखते हैं, तो वो मुझे मैरी क्रिसमस नहीं कहते डर के, वो कहते हैं हैप्पी हॉलीडेज़। और मैं जवाब में कहता हूँ मैरी क्रिसमस। मैं उनको एक तरह से कॉन्फिडेंस देता हूँ कि मैरी क्रिसमस को ओन कीजिए। अब मैरी क्रिसमस
का यहाँ पर जो है एक डिस्कोर्स है वो जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के साथ ही जुड़ा हुआ है ऑफ कोर्स, लेकिन उसको इससे बियॉन्ड भी कल्चर के हवाले से भी देखा जाता है कि ये यहाँ का एक कल्चर है। जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, वेस्टर्न वर्ल्ड के जितनी कंट्रीज़ हैं, उसमें क्रिश्चियंस धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और आपको पता है क्रिश्चियनिटी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे आपको ऐसे परसेंटेज, कोई 30% के करीब कनाडा अमेरिका में कोई 15 to 20% बताया जाता है, यूरोप में 30% से भी ज़्यादा बताया जाता है, जो वही क्रिश्चियंस बैकग्राउंड के लोग हैं वो अपने आप को एक तरह से एग्नोस्टिक या एथियज़म से वाबस्ता करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा क्रिश्चियनिटी के साथ उस तरह का तल्लुक़ नहीं रहा। लेकिन जब भी क्रिसमस आती है, वो लोग भी जो यहाँ की फार लेफ्ट की पार्टियाँ भी हैं, वो लोग भी क्रिसमस की बात करते हैं। मैंने बात की 98 में जब मैं यहाँ पर कनाडा में आया, तो यहाँ की एक कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ पे क्रिसमस ट्री नहीं रखेंगे क्योंकि इससे दूसरे रिलीजन्स के लोगों की फीलिंग हर्ट होती है। तो मुझे बहुत ये बात बुरी लगी थी कि ये क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर कनाडा में रहने वाले बहुत सारे मुस्लिम्स व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं, बहुत सारे मुस्लिम इमाम्स ने ड्यूरिंग द पास्ट 23-24 ईयर्स, जब से मैं इस कंट्री में हूँ, वो ओपनली कहा है कि मैरी क्रिसमस मुसलमानों का कहना ये गलत है। तो ये यहाँ पे अभी बहुत माइनॉरिटी में हैं, दूसरी कम्युनिटीज़, मुस्लिम्स हों, हिंदूज़ हों, सिख हों, तो वो यहाँ के जो मैरी क्रिसमस के कल्चर को रिटेलिएट कर रहे हैं, बहुत माइनॉरिटी के लोग। इसी तरह बहुत माइनॉरिटी के लोग तो अब भारत में नहीं हैं, अच्छी खासी बड़ी माइनॉरिटी है जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, वो अब इस तरह का डिस्कोर्स चल रहा है कि हमें शायद यहाँ पे जैसे हैप्पी दिवाली नहीं कहनी, हैप्पी जन्माष्टमी नहीं कहनी, इस तरह की सिचुएशन है। यही डिस्कोर्स राव साहब आगे लेकर चल रहे हैं। लैंग्वेज अब बहुत तुर्श बढ़ती जा रही है इस डिस्कोर्स में। राव साहब और उनके मानने वालों को मुसलसल कहा जा रहा है कि ये रेसिस्ट हैं और उनको जेल में डालें और ये कैसे इस पोजीशन में रहें। इस तरह की लैंग्वेज उनके ख़िलाफ़ बढ़ती जा रही है। मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैंने मिस्टर राव की जो टाइम लाइन्स हैं इस झगड़े से पहले की देखी, वो ये बात हिंदू सिविलाइजेशन की ज़रूर करते हैं। जब वो अपनी पोस्ट पे रहे, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठाएं तो उसमें वो बहुत ही जिसे कहते हैं इम्पार्शियल रहे, उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से अपनी ड्यूटी दी। मगर एक सोचने वाली बात यह है कि अब वो खुल के रिटायरमेंट के बाद ऐसी बातें क्यों सोच रहे हैं। उनके मन में ये सारी बातें जब वो पोजीशन में थी तब भी होती होंगी, होना चाहिए थी, इसलिए कि जब मेजॉरिटी में होने के बावजूद हिंदूज़ को वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की तरह ट्रीट की जाएगा तो एक हर्ट फीलिंग तो होगी। तो वो हर्ट फीलिंग क्या है? मुझे मेरे कुछ दोस्त हैं मेरे बहुत करीबी, मतलब जो यहाँ पे रहते हैं कनाडा में और अमेरिका में रहते हैं। मेरी कल परसों उनसे बात ही हो रही थी। वो कोई बीजेपी के सपोर्टर नहीं है। बाय द वे मिस्टर राव भी शायद कोई बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तो नहीं है। बीजेपी खुद भी जो है वो बहुत बैलेंस बात करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर राव तो खुल के अपनी बात कर रहे हैं, उनको अपनी बात करने का हक है, एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो हेट एंड नो वायलेंस इन हिज कन्वर्सेशन। मुझे तो हेट और वायलेंस नज़र नहीं आता, मुझे एक बिटर डिस्कोर्स नज़र आता है। हम कब तक उस डिस्कोर्स में नहीं जाएंगे? हमें उसमें जाना है और हमें उसमें जाके बातचीत करनी है। जब तक ये बातचीत नहीं होगी मसाइल हल नहीं होंगे। अब वो मिस्टर राव जो कह रहे हैं वो कोई अकेले नहीं है, इस तरह की बातचीत चल रही है। मोदी सरकार से पहले भी चल रही थी। अब ये भी बातचीत की जाती है कि ये आरएसएस का ही एजेंडा है। हरगिज़ आरएसएस भी ऐसी बात नहीं करती। आरएसएस ने तो वो मुस्लिम संघ भी एक बनाया हुआ है, क्रिश्चियन संघ भी बनाया हुआ है। वो तो खुद चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सबको इंक्लूसिव रखा जाए और हिंदुज़म की जो सिविलाइजेशन है उसको भी आगे लेकर चला जाए। इवन बाल ठाकरे साहब के ज़माने का जो शिवसेना था, आज का तो डिफरेंट है शिवसेना, उस ज़माने में भी बाल ठाकरे हिंदुज़म की बात करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करते थे। एक विजनरी आदमी थे बाल ठाकरे साहब। तो उसमें भी
वो मुस्लिम्स के साथ, क्रिश्चियंस के साथ महाराष्ट्र में उनकी बहुत अच्छी दोस्तियां थी, अंडरस्टैंडिंग थी। और मैं दावे से कहता हूँ कि मिस्टर राव की भी अपनी, जब वो पोस्टिंग में थे तब भी दोस्तियाँ होंगी, आज भी दोस्तियाँ होंगी। मगर भारत में सेंसिटिविटी बहुत है, इन सेंसिटिव इश्यूज़ पे बात करना वहाँ पे बहुत मुश्किल है। अब तो भारत ही नहीं रहा, इन मुल्कों में बात हम खुल के कर सकते थे, अब तो यहाँ पर भी बात खुल के नहीं हो सकती इसलिए कि वो जो बढ़ती हुई एक तरह से मल्टीकल्चरलिज्म है, कोट अन कोट, जिसको मैं एक ज़माने में बहुत पसंद किया करता था, मगर अब उसमें पॉलिटिकल करेक्टनेस और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इस लेवल पे आ चुकी है कि जो मेजॉरिटीज़ हैं वो अपने आप को मार्जिनलाइज समझने लगी हैं। वरना तो माइनॉरिटीज़ मार्जिनलाइज हुआ करती थी ना, अब एक्चुअली मेजॉरिटी जो है वो मार्जिनलाइज यहाँ पर भी हो रही हैं, भारत में भी हो रही हैं। आप यहाँ पे मैरी क्रिसमस खोल के वही जो बात मैंने पीछे की कह नहीं सकते। इस सारे का सलूशन क्या है, ये है इम्पॉर्टेंट मुद्दा। इस पे मैं आने वाले साल में खुल के बातचीत करूँगा। इस सारे का सलूशन है फ्रैंक, कैंडिड, बिला तकल्लुफ़ डिबेट। चीज़ों को आप छुपा देने से, रेसिस्ट कह देने से आप नहीं दबा सकते। खुल के डायलॉग करना होगा, खुल के बातचीत करनी होगी। हमें इतना मैच्योर होना होगा, इतना लर्न करना होगा अपने आप से कि हम सेंसिटिव बातों पर भी डिबेट कर सकें। सेंसिटिव बातों पर डिबेट हुआ करती थी जब एरिक फ्रॉम और बहुत बड़े बड़े दानिश्वरों ने, रॉसो से लेके मैं कहूँगा नॉम चॉम्स्की के ज़माने तक बातें खुल के हुई। मगर नॉम चॉम्स्की एक बहुत ही, मैं उनकी कदर भी करता हूँ मैं, लेकिन उनके साथ डिसएग्री भी करता हूँ कि उन्होंने फिर ये पॉलिटिकल करेक्टनेस की इंतहा भी क्रिएट की। लेकिन वो अकेले नहीं थे, बहुत सारे और लोग भी उनके साथ शामिल थे। डायलॉग मुश्किल हो चुका हुआ है। नॉम चॉम्स्की की जो राय होती हैं उनको पूरा हक है अपनी बात करने का, लेकिन उनको जब कन्फ्रंट करने वाले स्कॉलर्स अपनी बात करते हैं, चाहे पीटरसन हो, चाहे सैमुअल पी हंटिंगटन हो, चाहे फ्रांसिस फुकुयामा हो, इन सब की बातें भी सुननी है और आगे लेकर चलनी है। बाय द वे, मैंने फ्रांसिस फुकुयामा की बात की, उनका भी अब काफ़ी चेंज नैरेटिव होता जा रहा है, उस पर भी खैर बात आने वाले दिनों में किसी वक्त करेंगे। लेकिन ये ऐसा डिस्कोर्स है जिस पे बात होनी चाहिए। मैं यहाँ पे जब ये देखता हूँ कि मैरी क्रिसमस कहते हुए यहाँ के जो मेजॉरिटी के लोग डरते हैं, तो मेरा जहाँ कहीं उनसे इंटरेक्शन होता है तो मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं। मैंने कॉलम भी लिखा हफिंगटन पोस्ट में, प्रॉबली इन 2012 और 2013 में, हैमिल्टन स्पेक्टेटर में भी लिखा कि मैरी क्रिसमस कहना बिल्कुल अच्छा है। लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में मैरी क्रिसमस जो मिस्टर राव कह रहे हैं कि वो हिंदू से क्यों कह रहा है, ये बात समझ नहीं आती। मैंने भी मैरी क्रिसमस का मैसेज सब अपने दोस्तों को भेजा है, जिसमें हर रिलीजन के दोस्त मेरे शामिल हैं। उसमें मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, सबको भेजा है मैंने मैरी क्रिसमस का मैसेज, इसलिए कि ये एक खूबसूरत रीत है। मैंने हैप्पी जन्माष्टमी का मैसेज भी सब दोस्तों को भेजा था। मैंने लॉर्ड गणेशा जी के आगे हाथ जोड़ते हुए ब्लेसिंग्स भी मांगी थी, जिस पे मुझे फेसबुक पे लोगों ने जो मुस्लिम बरादरी के उन्होंने फतवे दिए कुफर के। आई डोंट केयर, मुझे सारे अच्छे मैसेज शेयर करना है। कोई हर्ज नहीं है कि हिंदू से मैरी क्रिसमस भी कह ले, लेकिन इस ये कहने से पहले हिंदू से हैप्पी जन्माष्टमी तो कहे, हैप्पी दिवाली तो कहे। और इसी तरह भारत के जो क्रिश्चियंस हैं वो भी ये बातें कहें। मैं भारत में बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस बसते हैं जिनमें से चंद एक के साथ मेरा तल्लुक है, वो कहते हैं, ऐसे भी हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कहते। मुस्लिम्स भी ऐसे हैं भारत में जो हैप्पी जन्माष्टमी कहते हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। मैं कहता हूँ, मैं अपने मुस्लिम फ्रेंड जो मेरे जैसे जो प्रोग्रेसिव हैं, जो समझते हैं कि ये जो प्लैनेट है ये हम सब के लिए है, हम सब इंसान हैं, लेकिन ये एक जो हर्ट फीलिंग है हिंदूज़ में ये है। इस पर भी आने वाले दिनों में हम बातचीत करेंगे। आखिर में मैं
जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसके हवाले से सिर्फ एक दो जुमले कहूँगा, आपके क्वेश्चन लेना शुरू करता हूँ। और फार्मर्स प्रोटेस्ट के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो शायद एक दो दिन में सामने आए, लेकिन अभी तक फार्मर्स लगे हुए हैं, उनके एजिटेशन चल रहा है। वो कभी कभी एजिटेशन उनका वायलेंट भी हो जाता है, जैसा हमने इन्हीं दिनों में देखा कि उन्होंने पुलिस की जो बैरिकेड से उनको हटाने के लिए ट्रैक्टर उनके ऊपर लेकर चले, दौड़े। आप सब ने वो वीडियो क्लिप्स देखे होंगे। तो फार्मर्स जो हैं उनका जो कॉज है, जो उनका प्रोटेस्ट है, मैं हर बार कहता हूं कि उनको हक है, लेकिन जब मैं ये कहता हूं तो फिर बहुत सारे ऐसे यहाँ पे बसने वाले लोग कहते हैं जी कि आप ये कहते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हाईजैक हो रहा है। मैं ये कहता हूँ इसलिए कि वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज उसको यूज़ कर रही हैं। इन मुल्कों में, कनाडा, अमेरिका, यूरोप में बसने वाले जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं वो फार्मर प्रोटेस्ट को पोलिटिसाइज करके आगे लेके चल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये हाईजैक भी हो रहा है, मगर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से जो जेन्युइन लोग हैं, मैं उनकी जेन्युइननेस को समझता हूँ, उनको राइट है। लेकिन इस बात को आप कब तक तूल देंगे, ये बात अब वो पॉलिटिकल एलिमेंट्स के पीछे है कि वो उसको कितना तूल देना चाहते हैं, या जो जेन्युइन प्रोटेस्ट करने वाले लीडर्स हैं उनको ये बात समझ आ रही होगी। मेरे कहने पे तो खैर मैं नहीं दावा करता कि वो मेरे से बेहतर जानते हैं चूँकि वो मैदान में हैं, लेकिन मैं तो एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक ऑब्जर्वर होने के नाते यही कह सकता हूँ कि इस तरह की जो एजिटेशन होती है वो गिव एंड टेक में सॉल्व होती है। वो इस तरह नहीं होता कि मुकम्मल तौर पर आप हमारी बात मानेंगे तो हम पीछे हटेंगे। क्योंकि सरकार कह रही है कि ना तो मिनिमम प्राइस का मसला हमने कुछ छेड़ा है, ना आपकी ऑनरशिप कहीं जाएगी। मगर प्रोटेस्टर्स में से ऐसे प्रोटेस्टर्स भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत सरकार कह रही है। तो फॉर गॉड सेक, सरकार कह रही है कि हम ये लिखने को भी तैयार हैं, दस्तखत करने को भी तैयार हैं कि आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी, आपके मिनिमम प्राइस का मसला भी कोई कहीं हल नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये कॉम्प्लेक्स इशू है, इतना सादा इशू नहीं है। लेकिन अगर इसको पॉलिटिकल फोर्सेस हाईजैक करेंगी, यहाँ पर रहने वाले बाहर के कंट्री के लोग जब इंटरफेयर करेंगे, इंटरवीन करेंगे और उसको अपने पॉलिटिकल जो है एम्बिशंस के लिए यूज़ करेंगे, तो फिर ये कॉज हाईजैक नहीं होगी तो क्या होगा। वो भी हो रही है साथ साथ। क्वेश्चन लेते हैं हम, और एक बार क्वेश्चन लेने से पहले मैं याद कराऊं कि टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरा पर्सनल चैनल भी ताहिर गोरा के नाम से अलग से, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी अपनी वेबसाइट tahirgora.com पे जाइए और जाके वहाँ पर मेरे हिंदी नावल और उर्दू नावल को, जो हिंदी पढ़ सकते हैं उर्दू नावल को पढ़ सकते हैं, वहाँ पर tahirgora.com पे जाके आप मेरे उस नावल को आप कैनेडियन $10 में $9.99 में आप बाय कर सकते हैं। ये एक तरह की सपोर्ट है। आपको PDF फाइल तुरंत मिल जाएगी, आप PDF फाइल को डाउनलोड कीजिए। अगर आप उर्दू पढ़ सकते हैं तो उर्दू वाली कॉपी ले लीजिए, हिंदी पढ़ सकते हैं तो हिंदी वाली ले लीजिए, और अगर दोनों पढ़ सकते हैं तो दोनों ले लें कॉपियाँ वहाँ से। और इसके साथ साथ टैग टीवी को आप मुसलसल करते रहते हैं सपोर्ट, हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये सिलसिला ना आज रोकिए, ना आने वाले साल में रोकिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आप में से जो कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे वो tagtv.info/donate पे जाके tagtv.info की वेबसाइट पे जाएंगे, डोनेट के बटन को क्लिक कीजिए, या हमारे यूट्यूब के इस चैनल पे डोनेट का आइकॉन लगा हुआ, उसको क्लिक कीजिए। वो आपको सीधा क्रेडिट कार्ड के पेज पे और उसके साथ साथ पेपॉल के पेज पे ले जाएगा। क्वेश्चन हम लेना शुरू करते हैं आज की गुफ्तगू में। ह्यूमन बीइंग 23 का क्वेश्चन है, पाक आर्मी एंड ISI क्रॉस ऑल लिमिट्स ऑफ ईवलनेस। अब मैं इसके बारे में, वो तो खैर पाकिस्तान में तो करते ही रहते हैं, यहाँ कनाडा के हवाले में हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। हम अभी लॉ की लैंग्वेज में जो कहते हैं, यकीन से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं रमन कुमार जी का। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो हैज़ टाइम टू टॉक अबाउट इररेलेवेंट किसान प्रोटेस्ट इन इंडिया बट नॉट फॉर किलिंग्स इन हिज ओन कंट्री। बिल्कुल रमन साहब, ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को। बहुत सारे ट्वीट्स में लोग ये कह रहे हैं। अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ये छुट्टियों के बाद, अभी तो छुट्टियों का बहाना है, वैसे तो जब उन्हें कोई बात कहनी होती है तुरंत कह देते हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो क्या इस पर कुछ बोलते भी हैं या नहीं बोलते। लेकिन ये एक अच्छी बात ये है कि इन्हीं की पार्टी, इन्हीं की सरकार के जो
एक इम्पॉर्टेंट शख्स हैं जो कनाडा की पॉलिटिक्स का एक हाई नेम है, जनाब बॉब रे, जो इस वक्त कनाडा की सरकार के यूएनओ में एम्बेसडर भी हैं। उन्होंने इस पे बात की है। हमारे फॉर्मर कंजर्वेटिव सरकार के फॉर्मर मिनिस्टर क्रिस अलेक्जेंडर ने भी बात की है, कई एमपीज़ ने भी बात की है। मगर ज़रूरी है कि ये लोग मुतालबा करें टोरंटो पुलिस से कि प्लीज़ डू मोर। हमें टोरंटो पुलिस हो, यहाँ की पुलिस हो, उस पर भी काफ़ी ट्रस्ट है, काफ़ी विश्वास है। मगर एक शहरी होने के नाते हमारा उनसे मुतालबा है कि इस चीज़ को इतना सिंपल ना लें, करीमा बलोच के इस मामले को, तो इस मामले को आगे लेकर चलें। क्वेश्चंस और हम ले रहे हैं। जयेश जी का क्वेश्चन है कि टैग टीवी में क्यों नहीं दिखता है, इंडिया में क्यों नहीं दिखता है? जी देखिए, हमारे पास इंडिया का केबल का लाइसेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अब चूँकि ऑनलाइन हर चीज़ है, तो आप इंडिया में कहीं भी हो, tagtv.info पे जाइए। वहाँ पे जहाँ ये डोनेट का बटन लगा हुआ है, उसके साथ ही लाइव का बटन भी लगा हुआ है। आप लाइव दबाएंगे तो आप हमें अपने कंप्यूटर में बैठ के 24/7 वॉच कर सकते हैं। इसी तरह एक और हमारा चैनल भी है, जो हमारी एक और वेबसाइट tagtvsouthAsia.com, tagtvsouthAsia.com, उस पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये लाइव का एक बटन दिखेगा, दबाएंगे आप लाइव देख सकते हैं। फिर आप हमारे शोज़ जो इंडिविजुअली हैं वो देखते ही हैं भारत में, तो हम आपके साथ हैं। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि टैग टीवी इंडिया में ये लाइव इस तरह आपको दिख सकता है। इसके साथ साथ हम और भी क्वेश्चन ले रहे हैं, और मुराली जी का क्वेश्चन है कि वाई बलोच इश्यूज नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यूएन, व्हाट यूएन हैज़ डन टिल नाउ फॉर बलोचिस्तान आफ्टर सीइंग मैस मर्डर एंड मैस ग्रेव, वाई यूएन इज़ नॉट कमिंग फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन मुराली साहब बेसिकली मेरे से तो कम रेलेवेंट है, यूएन के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। लेकिन मैं अगर आपको अपनी राय दूँ तो यूएन में जो ह्यूमन राइट्स के वहाँ पर जनीवा में और इवन न्यूयॉर्क में जो सेशंस होते हैं ह्यूमन राइट्स के, उसमें कई बार जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं फ्रॉम बलोचिस्तान वो इस इशू को उठाते हैं। यूएन इसको डायरेक्ट नहीं उठाता, मगर कभी कभी रेयरली जो ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात वहाँ पे मसला जो है उस पर बात करता है यूएन का कोई ना कोई ह्यूमन राइट्स का इदारा। मगर आपको पता है यूएन हो और दूसरे ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी प्लेट में बहुत कुछ है, इनको बहुत कुछ करना होता है, ये बहुत मुश्किल से इस तरफ आते हैं। मगर यूएनओ के करने वाला ये काम कम है, ये इंटरनेशनल ताकतों के करने वाला काम है। अब जैसे भारत में कहीं भी कोई इशू छोटा मोटा हो, कोई जिसे कहते हैं पर्सनल लड़ाई पे कोई मॉब लिंचिंग हो जाए किसी मुस्लिम नेम की, तो पाकिस्तान की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जाएगी। इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक लम्हा नहीं लगाएंगे अपना वैनम देने के लिए और जनाब करने के लिए। अब करीमा बलोच का ये वाक़या है, चलिए ये तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पता नहीं हो रही है नहीं हो रही, ये तो अभी छुट्टियों के बाद हमें पता चलेगा, लेकिन सस्पिशियस है। इस पे पाकिस्तान में तो अख्तर मेंगल और पाकिस्तान की और भी बहुत सारी सिविल लिबर्टीज़ के ग्रुप तो बोल रहे हैं, भारत में भी मीडिया बोल रहा है, मगर भारत के की पॉलिटिशियंस की कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं आई। इम्पॉर्टेंट है, आनी चाहिए। बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती है उस पर कोई स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की नहीं आती। एक बार उन्होंने कहा था, वो भी पॉलिटिकल रंग में कहा था, तो भारत को भी ये बातें करनी चाहिए। अच्छा, बलूचिस्तान की बात तो अपनी जगह पे अलग है, वहाँ पे जो सिंध में जो हिंदुओं के साथ जो हाल होता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सिंध में, उस पर कितनी भारत से आवाज़ उठती है एज़ अपोज टू पाकिस्तान। तो एक इशू होता है तो कोई 10 ट्वीट इमरान खान की आई होती हैं और पूरा मीडिया गरज रहा होता है पाकिस्तान का, और सारे पॉलिटिशियंस गरज रहे होते हैं। तो सिर्फ यूएनओ का मसला नहीं है, हमें अपने बैकयार्ड में भी देखना है कि हम खुद प्रैक्टिकली बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो हैं, हिंदुओं के साथ जो बुरा सलूक हो रहा है, उस पर कितनी आवाज़ भारत के अंदर से ऑफिशियल बेसिस पे उठती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत कम उठती है। अगले क्वेश्चन हम लेते हैं। प्रवीण पांडे जी का क्वेश्चन है, इज़न्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट इज स्लोली मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट अप्रोच बिकॉज दे आर वेंडलाइजिंग द टेलीकॉम टावर विच इज़ अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ पंजाबी पीपल। ऑफ कोर्स बिल्कुल वो जा रहा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वो हाईजैक धीरे धीरे हो चुका हुआ है।
जो बेचारे असल कॉज की बात करने वाले हैं वो बैठे भी हुए हैं उनमें, मगर उन प्रोटेस्टर्स में पॉलिटिकल एलिमेंट्स आ चुके हुए हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं अपने फ़ायदे और लेके जाते हैं। तो बिल्कुल ये हाईजैक हो चुका हुआ है। आई होप कि जो इसमें ट्रू स्पिरिट रखने वाले किसान हैं जो प्रोटेस्ट में हैं वो इस बात को समझें और जो एक तरीका होता है नेगोशिएशन का उसकी तरफ आएँ, वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। सिद्धार्थ जी का क्वेश्चन है कि हाउ आर यू गाइज फील इन कनाडा आफ्टर करीमा बलोच इंसिडेंट। बिल्कुल एक स्केरी है सिचुएशन। हम सब लोग जो डिजिडेंट्स हैं हम सब केयरफुल हैं, हम सब इस सिलसिले में वोकल भी हैं, चूँकि हमें इनसे डरना भी नहीं है इन एलिमेंट्स से, बल्कि इनको डरा के यहाँ से भगाना है। ये है मिशन, ये मिशन होना चाहिए, चूँकि इनफ इज़ इनफ, जैसा मैंने अपनी शुरू में बात की। लेकिन एहतियात की हम सबको ज़रूरत है, हम सब एहतियात भी करते हैं और हम सब विजिलेंट भी हैं और हमें होना है विजिलेंट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुमीत बंसाल जी का है, हैज़ टाइम कम टू सेट अप अ बलोच मुक्ति बानी। उन्होंने मेरी ओपिनियन मांगी। देखिए बात यह है कि बांग्लादेश में जो सिचुएशन थी वो काफ़ी डिफरेंट थी, बलूचिस्तान में सिचुएशन कुछ मिलती जुलती है। अब वो सेटअप की क्या बात है, बलोच जो रेबल्स हैं वो अपनी फ़ाइट तो कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो कोई सेटअप की क्या ज़रूरत है। सवाल ये है कि इंटरनेशनल फोर्सेस, सिर्फ भारत अकेले की बात नहीं है, इंटरनेशनल फोर्सेस को मिल बैठना है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें, चूँकि जो इंटरफेरेंस है चाइना की भी वहाँ पर, और जो हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की जो ग्रॉस वायलेशंस हो रही है, मेरा उस पर फोकस है ह्यूमन राइट्स की। उस सिलसिले में पाकिस्तान की उन ह्यूमन राइट्स का पता है, उन वायलेशंस का पता है दुनिया को, उनको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, अमेरिकन्स को, यूरोपियन यूनियन को, जापान को, बड़े बड़े देशों को, भारत को। तो जब तक वो बात नहीं करेंगे तो इस मसले का हल नहीं होगा। ये इंटरनेशनल इशू है, तो इसको अब सिर्फ इंटरनल इशू ना समझें, चूँकि ये ह्यूमन राइट्स की ग्रॉस वायलेशंस हैं। आखिर में मैं 2 क्वेश्चन लेता हूँ बातचीत को क्लोज करने से पहले। सतीश जी का क्वेश्चन है, शुड मेक सम टैग टीवी शुड मेक सम अरेंजमेंट सो पीपल कैन डोनेट टू करीमा's फैमिली एंड अदर अनफॉर्चुनेट लाइक हर रिक्वेस्ट फ्रॉम लॉस वेगस। सतीश शर्मा भाई, आप हमारे बहुत ही जो हैं अच्छे कंट्रीब्यूटर हैं, थैंक यू। बहुत अच्छी आपने राय दी, बहुत अच्छी आपने राय दी। मैं एक तो आपको ये करता हूँ कि जो भी tagtv.info पे हमें डोनेशन में करीमा बलोच के लिए वर्ड लिखेगा, हम उन तक पहुँचाएँगे और फिर अगले शो में अनाउंस भी करेंगे एग्जैक्ट अमाउंट कहाँ से आई और उन तक पहुँचाएँगे। एक तो ये हम कर रहे हैं, मैं अभी से ये कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं करीमा बलोच की फैमिली से फिर बातचीत करूँगा और उनसे कहूँगा कि वो अपना कोई सेटअप करें डोनेशंस के लिए अलग से, उसमें कुछ दिन लग सकते हैं। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी फैमिली इस वक्त बहुत शॉक में है कि वो किसी तरह से लॉयर चाहिए उनको, हाई एंड लॉयर, ताकि वो टोरंटो पुलिस से बातचीत कर सकें, यहाँ की अथॉरिटीज़ से बातचीत कर सकें। ये पैगाम मैं सतीश शर्मा भाई आपका इस शो के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद टेक्स्ट करके उनके करीबी लोगों तक पहुँचाऊँगा। आखिर में हम एक क्वेश्चन लेते हैं आशीष नेहरा जी का। इज़ इट ट्रू दैट चाइनीज़ आर्मी टुक विंटर ट्रेनिंग इन कैनेडा टू फाइट इंडिया इन हिमालयास? देखिए, जो भी दुश्मन होता है उसकी तो ये स्ट्रैटेजीज़ होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इससे फ़ायदा ले रहे हैं, वो तो लेंगे एडवांटेज, जो भी एलिमेंट्स होते हैं। अब चाइना का इशू आपने भारत के साथ उठा दिया है, तो ये बात तय है कि कोई भी दुनिया का कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें आपका जो दुश्मन है आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे हमें कोई गिला नहीं होना चाहिए, कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना है कि हम अपने एंड पे, हम अपनी सतह पे, अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, हम कितना अपने आप को बाहिफाजत बना रहे हैं। और इस हिस्सा में मेरा ख्याल है भारत की इस वक्त की जो सरकार है वो बहुत डिटरमिन्ड है, बहुत अच्छे स्टेप्स हुए। जिस तरह चाइना
का ये जो एक तरह से एक्सपेंशनिस्ट सिलसिला चल रहा था उसको भारत ने काफ़ी हद तक चैलेंज किया है और उनको पीछे को धकेला है। उनको एटलीस्ट चाइना को ये मैसेज बहुत क्लियर दिया है कि इनफ इज़ इनफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ सुपर चैट विद मी एट टैग टीवी। आखिर में मैं टैग टीवी के हवाले से आपको याद दिलाऊंगा कि आप टैग टीवी info.donate पे जाएं, टैग tv.info/donate पे जाएं हमारी वेबसाइट पे, या इसी यूट्यूब के चैनल पे डोनेट के बटन को दबाएं तो आप हमें क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या पेपॉल के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे सुपर चैट में हिस्सा लेते हैं। हमारा अगला और इस साल का आखिरी सुपर चैट नेक्स्ट वेडनेसडे को डॉक्टर शारदा जी के साथ होगा। आज का सुपर चैट ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.